Hello friends, you are welcome in PVP video classes. Today we are going to start the first video of D group on CRPC. In all the videos of D group, we will make a discussion on the provisions of charge and trial. मित्रों, आज हम दंड प्रक्रिया संहिता की डी ग्रुप की पहली वीडियो तैयार कर रहे हैं। डी ग्रुप में हम लोग चर्चा करेंगे आरोप और विचारण की। लेकिन आरोप करने से पहले, आरोप लगाने से पहले अभियुक्त को न्यायालय तक भेजा जाता है। इसके लिए न्यायालय अभियुक्त को बुलाता है। बिफोर चार्जिंग द एक्यूज्ड, द एक्यूज्ड इज कंपेल्ड बाय कोर्ट टू बी अपीयर्ड बिफोर द कोर्ट। सो व्हाई ही वुड बी चार्ज एंड ट्राइड, जिससे कि उसका विचारण उस पर आरोप लगाकर किया जा सके। ऐसे में अगर हम लोग चार्ज और ट्रायल को देखें तो इस ग्रुप में हम लोग चर्चा करेंगे सीआरपीसी के चैप्टर 16 टू 21 तक। इट मीन्स वी विल मेक अ डिस्कशन in all the videos of D group on provisions of chapter 16 to 21 of CRPC. इस ग्रुप की सभी वीडियोज में हम लोग CRPC के अध्याय 16 से 21 के प्रावधानों पर चर्चा करेंगे एंड द रिलेवेंट प्रोविजंस देयरऑफ प्रोवाइडेड अदरवाइज इन CRPC, और उससे संगत उसके साथ पढ़ने जाने वाले अन्य प्रावधानों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये पहली वीडियो है। आज हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में चैप्टर 16 सेक्शन 204 टू 10, धारा 204 से 210, अध्याय 16 पर चर्चा करेंगे। In CRPC, name of the chapter is commencement of proceedings before magistrate. मजिस्ट्रेट के सामने कार्यवाही का आरंभ, कार्यवाहियों का प्रारंभ होगा। But on the basis of nature of the provisions of the chapter, it would be right to say, as name of chapter 16, that it provides proceeding after taking cognizance of case. Proceedings by magistrate after taking cognizance of case. किसी मामले का संज्ञान लेने के बाद मजिस्ट्रेट द्वारा की जाने वाली कार्यवाही। What a magistrate shall have to do just after taking cognizance of case. किसी मामले का संज्ञान लेने के बाद मजिस्ट्रेट क्या करेगा उस मामले में, ये चैप्टर 16 की सेक्शन 206 टू 220 में बताया गया है। धारा 204 से 210 तक में बताया गया है। कॉग्निजेंस कहां लेगा? अंडर चैप्टर 40, अध्याय 14 में संज्ञान लेता है। On the sources, on the basis of sources mentioned in section 190, धारा 190 में वो संज्ञान लेता है। कैसे? Either on a complaint made to him, या तो उससे किए गए परिवार पर, or on a police report submitted by police officers after investigating the case, या तो पुलिस अधिकारियों द्वारा उससे दी गई पुलिस रिपोर्ट पर, either on any information given by any person, या तो किसी व्यक्ति द्वारा दी गई इत्तिला पर, सूचना पर, और इवन सुमो मोटो, या तो स्वयं।
तो चाहे कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस ले, चाहे पुलिस रिपोर्ट पे ले, या किसी इंफॉर्मेशन पे ले, या सुओ मोटो ले, अंडर सेक्शन 190 ऑफ सीआरपीसी, व्हाट एक्शन शैल बी टेकन बाय मजिस्ट्रेट आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ अ केस। किसी मामले का संज्ञान ले लिए जाने के बाद मजिस्ट्रेट क्या करेगा? टू गो फॉरवर्ड इन द केस, इट हैज बीन प्रोवाइडेड इन चैप्टर 16। किसी मामले का, किसी अपराध का संज्ञान ले लेने के बाद मजिस्ट्रेट आगे बढ़ने के लिए उस मामले में क्या करेगा, इसके बारे में प्रक्रिया अध्याय 16 में लिखी है। इट मीन्स चैप्टर 16 का रोल क्या है? चैप्टर 16 कहां आता है? यहां संज्ञान लिया गया और इसके बाद आरोप, संज्ञान लिया गया, आरोप लगाया जाएगा। संज्ञान लेने के बाद आरोप कब लगाया जाएगा? जब अभियुक्त यहां खड़ा होगा तब लगाया जाएगा, और अभियुक्त अपने पक्ष को रखने लायक होगा तब। सो आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस an accused is charged, संज्ञान chapter 14 on the basis of, either on the basis of complaint कहां? chapter 15, or on the basis of police report chapter 12। तो या तो 14 के पहले या 14 के बाद, और चार्ज कहां लगेगा? चैप्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस चैप्टर 17। After taking cognizance against an accused of a case of an offence committed by him, and before charging the accused, what kinds of action are taken by the magistrates? कौन सी कार्रवाइयां की जाती हैं, ये यहां पे है, यही चैप्टर 16 है। There are basically two proceedings are made, order। यहां मुख्यतः दो कार्रवाई की जाती है। एक, अभियुक्त को बुलाया जाता है, कॉलिंग द एक्यूज्ड, issuing a process to compel the accused to be appeared before court to join the court, धारा 204। issue a process to compel the accused to personal appearance, for personal appearance। आदेशिकाएं जारी होती हैं कि वो न्यायालय को ज्वाइन करें। क्यों जारी करें? क्योंकि सेक्शन 273 ऑफ सीआरपीसी, 273 चैप्टर 23 में लिखा है, चैप्टर 3 इज अ चैप्टर ऑफ मिसलेनियस नेचर, चैप्टर 23 and 24। व्हाट सेक्शन 273 प्रोवाइड? इट प्रोवाइड्स दैट evidence to be taken in presence of accused, in presence of accused, साक्ष्य अभियुक्त के होने पर ही लिया जाएगा। तो अभियुक्त का आना जरूरी, क्योंकि आगे क्या होगा? संज्ञान लिया गया, he shall be called, and after that he will be charged and evidence shall be taken। अगर ट्रायल होगा तो चार्ज करने के लिए भी एक्यूज का सामने होना जरूरी है। Generally, no accused shall be charged without being heard। बिना सुने किसी अभियुक्त पर आरोप नहीं लगाया जाएगा। How can an accused be heard without being appeared before the court? So he must be compelled to join the court। Generally, ये 204 में लिखा है। अब कभी कभी उसको पर्सनल
अटेंडेंस से फ्रीडम भी दी जा सकती है। 205, 206 फ्रीडम फ्रॉम पर्सनल अटेंडेंस। तो चैप्टर 16 में पहली प्रोसीडिंग जो धारा 204, 205, 207 में पूरी होती है वो है अपीयरेंस ऑफ एक्यूट, अभियुक्त की उपस्थिति। धारा 204 से 206 तक। 204 में सामान्य, 205 में अपवाद। द जनरल रूल ऑफ compulsion of an accused to join the court under section 204 and exceptions of the section, the provision, the compulsion of section 205 and 206. 206 should be read with section 253. Section 273 provides that no evidence shall be taken in absence of an accused। अभियुक्त की अनुपस्थिति में कोई साक्ष्य नहीं लिया जाएगा। ये धारा 273 करती है। हाँ, उसके एक्सेप्शंस भी 299 में भी हैं। एक्सेप्शंस आर सेक्शन 299, सेक्शन 205, 206, 253। दीज आर एक्सेप्शंस। तो 273 को फुलफिल करने के लिए, टू इन्फोर्स द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 273, section 204 provides that after taking cognizance of an offence, magistrate shall issue a process to compel the accused for his personal appearance। इस प्रकार अध्याय 16 में एक बात तो यह है कि अभियुक्त को न्यायालय से बुलाया जाए और चार्ज कब लगाया जाएगा, जब उसको सुनवाई का मौका दिया। और उसका सुनवाई का मौका मतलब ही मस्ट बी एक्वेंटेड विद द फैक्ट ऑफ केस। तो उसे तथ्य से परिचित होना चाहिए। टू मेक हिम एक्नॉलेज विथ द फैक्ट ऑफ केस, द डॉक्यूमेंट्स ऑफ केस मस्ट बी सप्लाइड टू हिम। सप्लाई ऑफ कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू द accused। सेक्शन 207 एंड 208। बेसिकली दो प्रोसीडिंग अध्याय 16 में है। बेसिकली कौन कौन सी? एक तो अभियुक्त को बुलाया जाए और दूसरा उसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे दिए जाए, मटेरियल सप्लाई कर दिया जाए, ताकि वो अपने केस के बारे में, जो केस उसके अगेंस्ट जिसका कॉग्निजेंस लिया गया है, उसके बारे में वो जान सके। जान लेगा तो क्या करेगा? अपना डिफेंड करेगा। तो सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू द accused। Who will supply? The magistrate, who has taken the cognizance, who has compelled the accused। जिसने अपने सामने बुलाया वो उसे सप्लाई करेगा। इधर अंडर सेक्शन 207 और अंडर सेक्शन 208। अभी मैं क्या लिखा है बता दिया जाए। बेसिकली ये दो प्रोसीडिंग है चैप्टर 16 में, जिनको हमने यहां 3 ग्रुप में लिखा है। इशू ऑफ प्रोसेस टू कंपेल द accused ऑफ पर्सनल अपीयरेंस, फ्रीडम फ्रॉम पर्सनल अटेंडेंस। That is actually not a new group. This is an exception of the group. The second group is supply of copy documents to the accused। अभियुक्त व्यक्ति को मामले के संबंध से संबंधित दस्तावेजों की प्रतिलिपि वगैरह दिया जाना। 207 में कब? When the case is on police report। जब मामला पुलिस रिपोर्ट पर है तो पुलिस रिपोर्ट के मामले में उसको कॉपीज दी जाएंगी धारा 207 में अंडर सेक्शन 207। ऑन अदर देन पुलिस रिपोर्ट, जब पुलिस रिपोर्ट से अदरवाइज इट मींस कंप्लेंट पर है, इंफॉर्मेशन पे सुओ मोटो है, तो 208 में दी जाएगी। बट यहां दो कंडीशन है। यहां एक ही है, जब मामला पुलिस रिपोर्ट पर हो तो 207 में दस्तावेज दिए जाएंगे। जब मामला अदर देन पुलिस रिपोर्ट हो और when the case is tried by court of session, और मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारित हो, मजिस्ट्रेट द्वारा नहीं, तो 208 में डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे। यानी 207 में तो केवल तभी दिए जाएंगे जब पुलिस रिपोर्ट पर मामला है, whether it is tried by magistrate himself or by court of session। बट 208 में जब अदर देन पुलिस रिपोर्ट है तो एक्यूज्ड को
सबमिशन ऑफ कॉपीज, सप्लाई ऑफ कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ केसेस तब दिए जाएंगे व्हेन द केस इज ट्रैवल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, नॉट बाय मजिस्ट्रेट। ठीक, तो सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स। जो तीसरी प्रोसीडिंग इस केस में वो क्या है? यू नो दैट according to provisions of section 193, it is a section of chapter 14, अध्याय 14 की धारा है 193, उसमें लिखा है जनरली कोर्ट ऑफ सेशन is not allowed to take cognizance of any offense। सामान्यतः सत्र न्यायालय किसी मामले का संज्ञान नहीं लेगा, whether the case is tried by himself or not, even the case is tried by himself। भले वो मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, मर्डर का केस है, तो भी संज्ञान सीधे सत्र न्यायालय नहीं लेगा। अगर कहीं मर्डर हुआ है, हमें कंप्लेंट करना है, तो कंप्लेंट कहां करेंगे? मजिस्ट्रेट के सामने। मर्डर हुआ, एफआईआर लिखवाई गई, उसमें पुलिस रिपोर्ट आई, पुलिस रिपोर्ट लेकर के कहां जाएंगे? मजिस्ट्रेट के सामने। तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? कमिटमेंट ऑफ केस टू कोर्ट ऑफ सेशन। कौन सा केस का? विच इज ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, विच इज एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। जिस मामले का, क्योंकि संज्ञान कोर्ट ऑफ सेशन नहीं लिया, संज्ञान कौन लिया? मजिस्ट्रेट। लेकिन मामला कैसा है? मर्डर का है, डकैती का है, रेप का है, वार का है। These cases are exclusively triable by court of session। ये अपराध, इस तरह के मामले सीधे सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। तो संज्ञान मजिस्ट्रेट ने लिया, लेकिन वो मामला भेज देगा किसको? कोर्ट ऑफ सेशन। तो कमिटमेंट ऑफ केस टू कोर्ट ऑफ सेशन। बेसिकली 3 प्रोसीडिंग हैं इस चैप्टर में। कंपेल द एक्यूज्ड, कंपेल टू एक्यूज्ड for his personal appearance and exceptions thereof, 204 to 206। ये पहला है। सप्लाई ऑफ कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू द एक्यूज्ड टू मेक हिम एबल टू डिफेंड हिमसेल्फ, जिससे कि अपना बचाव वो कर सके, क्योंकि जब केसेस को जानेगा तभी तो कुछ बोल पाएगा। 207 208। एंड कमिटमेंट ऑफ केस टू कोर्ट ऑफ सेशन इफ द केस इज एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। जब मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तो उस मामले को सत्र न्यायालय को भेज देगा। बेसिकली ये 3 प्रोसीडिंग है। ये एक्स्ट्रा बात है, एक्चुअली ये इसके हेडिंग से मैच नहीं करती है, बट प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 210 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू, फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एंड फॉर एडवोकेसी ऑल्सो। अगर आप अधिवक्ता हैं तो भी 210 को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप कॉम्पिटिशन में जा रहे हैं तो प्री और इंटरव्यू में धारा 210 से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम एक एक धाराओं पर चर्चा करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम चर्चा शुरू करेंगे धारा 210 से। व्हाट सेक्शन 210 प्रोवाइड्स? इट प्रोवाइड्स effect of investigation। Investigation means collection of evidence by officers। Effect of investigation in a case on other than police report। Investigation में क्या होगा? पुलिस रिपोर्ट आएगी, but the case has been already instituted on complaint or information or suo motu by the magistrate। मजिस्ट्रेट ने तो उस मामले का संज्ञान ले लिया है, अदर देन पुलिस रिपोर्ट, बट आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द केस ही इज इन्फॉर्म्ड दैट इन द सेम केस एन इन्वेस्टिगेशन इज बीइंग मेड बाय पुलिस ऑफिसर्स आल्सो। कहीं मर्डर हुआ, मजिस्ट्रेट ने खुद कॉग्निजेंस ले लिया, और जब कॉग्निजेंस ले रहा है तो उसे पता चला कि इस केस में तो इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, पुलिस ने एफआईआर भी लॉन्च कर लिया और इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा? कहीं चोरी हुई, थेफ्ट हुआ, अ पर्सन कम टू द कोर्ट, केम टू कोर्ट एंड लॉन्च्ड एन कंप्लेंट।
magistrate taken cognizance on the complaint, and then after he got information that though he has taken cognizance of the case on complaint, but an investigation is already pending, already being done by police officers, then what he shall do? जब कभी किसी मामले में का संज्ञान ले ले कौन, मजिस्ट्रेट, किस पर, अदर देन पुलिस रिपोर्ट, परिवार पर, ये कितने ग्राउंड्स पे कॉग्निजेंस होता है? सेक्शन 190 में लिखा हुआ है, द ग्राउंड्स ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ अ केस हैव बीन प्रोवाइडेड इन section 190, the first section of Article 14. 190. There are 4 sources: complaint, police report, information by a person other than police officer, and suo motu. ये दोनों एक में लिखा है, दोनों में। तो क्वेश्चन ये है कि जब संज्ञान किस पे ले लिया, इधर कंप्लेंट पे और इंफॉर्मेशन बाय अदर पर्सन और suo motu, और जब वो कॉग्निजेंस ले लिया, then he is being informed that though he has taken cognizance of the case, but investigation is being done by police officers. It means there will be submission of police report also. Investigation के बाद क्या आएगा? पुलिस रिपोर्ट। तो अब क्वेश्चन ये है कि पुलिस रिपोर्ट के आने पर वो क्या करेगा? पुलिस रिपोर्ट पे दोबारा कॉग्निजेंस ले, या कि जिस तरह से कॉग्निजेंस ले लिया उसी तरह से काम करेगा? अब आप पूछेंगे कि इसमें फर्क क्या है, क्यों लिखा गया? कॉग्निजेंस ले लिया तो ले ले, जी नहीं, फर्क है। फर्क इस बात का है, अगर वो पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस लेगा तो केस बनेगा स्टेट वर्सेस द एक्यूज्ड। इफ ही टेक्स कॉग्निजेंस, इफ द मजिस्ट्रेट टेक्स कॉग्निजेंस ऑन पुलिस रिपोर्ट, देन इट वुड बी अ स्टेट केस। ऑल द एक्सपेंडिचर ऑफ द केस शैल बी बियर्ड बाय द स्टेट। जब पुलिस रिपोर्ट पर न्यायालय संज्ञान लेता है तो सभी खर्च राज्य पर चले जाते हैं, और केस का नाम क्या होता है? फला राज्य वर्सेस अभियुक्त। लेकिन जब वो पुलिस रिपोर्ट के अलावा लेता है, कंप्लेंट पे, इंफॉर्मेशन पे या suo motu, तो केस का नाम बनता है जिसने इंफॉर्मेशन दी या जो कंप्लेंट लिखवाया उसका नाम वर्सेस अक्यूज्ड, और उसे खर्च देना पड़ता है, बेसिकली कंप्लेनेंट को खर्च देना पड़ता है। तो ये फर्क पड़ जाएगा। इसमें क्या होगा? एपीओ या पीओ उसके केस को कंडक्ट करेंगे, इसमें उसको अपना पर्सनल एडवोकेट करना पड़ेगा। तो बहुत सारे फर्क पड़ते हैं। ट्रायल प्रोसीडिंग में अंतर आ जाएगा चैप्टर 19 में। अदर देन पुलिस रिपोर्ट होगा तो सेक्शन 244 से प्रोसीडिंग चलेगी, 244 टू 247। अगर पुलिस रिपोर्ट पर होगा सेक्शन 238 टू 243 प्रोसीडिंग चलेगी। So there are so many differences. अगर वो पुलिस रिपोर्ट पर कॉग्निजेंस लिया तो 207 की प्रोसीडिंग अडॉप्ट करेगा, अदर देन पुलिस रिपोर्ट किया 208 की कर सकता है। So there are so many differences, so many effects on the basis of source of cognizance. संज्ञान का जो स्रोत है उसके आधार पर बहुत सारा अंतर है। 4 स्रोत भले हैं 2 ग्रुप में, पुलिस रिपोर्ट को अलग कर दिया गया, अदर देन पुलिस रिपोर्ट। अब हम इसको कंप्लेंट बोलेंगे जनरली, कॉग्निजेंस ऑन पुलिस रिपोर्ट, कॉग्निजेंस ऑन कंप्लेंट। जब कंप्लेंट बोलेंगे इसका मतलब कंप्लेंट, इंफॉर्मेशन और suo motu। पुलिस रिपोर्ट में पुलिस रिपोर्ट कौन लाता है? इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ऑफिसर्स लाते हैं। पुलिस रिपोर्ट किस सेक्शन में आती है? सेक्शन 173 चैप्टर 12 इन्वेस्टिगेशन, उसमें आती है। ओके, अब हम देखते हैं तो क्या होगा। सबसे पहले 210 पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, इंटरव्यू के लिए और एडवोकेसी के पर्पज से, प्रैक्टिकल लाइफ। बहुत सिंपल है। प्रोसीजर टू बी फॉलोड व्हेन देयर इज अ कंप्लेंट केस। कंप्लेंट केस मींस अ केस इंस्टीट्यूटेड ऑन अदर देन पुलिस एंड पुलिस इन्वेस्टिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम ऑफेंस। कौन सी प्रक्रिया होगी? परिवाद वाले मामले में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और उसी अपराध के बारे में पुलिस के अन्वेषण का प्रभाव। क्या लिखा हुआ है? When in a case instituted otherwise than a police report, hereinafter referred to as a complaint case, it is made to appear to the magistrate during the course of the inquiry or trial held by him,
that an investigation by the police is in progress in relation to the offence which is the subject matter of the inquiry or trial held by him. The magistrate shall stay the proceedings of such inquiry and trial and call for a report on the matter from the police officer conducting the investigation. पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर, यानी कि परिवार पर, किसी की सूचना पर या कि स्वतः संज्ञान मजिस्ट्रेट द्वारा लिया गया है। ऐसे आधार पर संस्थित किसी मामले में यदि जांच या विचारणा के दौरान कभी भी मजिस्ट्रेट को यह सूचना मिलती है कि उस मामले में पुलिस एक इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है, तो वह मजिस्ट्रेट, धारा 210 क्या मैंडेटरी है, वह मजिस्ट्रेट क्लॉज वन आई एम रीडिंग क्लॉज 1, तो वह मजिस्ट्रेट तत्काल अपने समक्ष लंबित जांच या विचारणा को रोक देगा, स्टे लगा देगा और पुलिस ऑफिसर से कहेगा कि वो पुलिस रिपोर्ट दे, जो इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे हैं उसमें पुलिस रिपोर्ट दे। फिर क्या होगा? If a report is made by the investigative police officer under section 173 and on such report cognizance of any offence is taken by the magistrate against the person who is an accused in the complaint case, the magistrate shall inquire into and or try together the complaint case and the case arising out of the police report, as if both the cases were instituted on a police report. तो उसी मामले में कंप्लेंट आया, उसी में पुलिस रिपोर्ट भी आती है। पुलिस रिपोर्ट आने पर न्यायालय को लगता है कि इस पे भी कॉग्निजेंस लिया जा सकता है और केस एक ही है। कंटेंट पुलिस रिपोर्ट के और कंप्लेंट के अलग अलग हो सकते हैं, बट केस एक है, एक ही एक्यूट के खिलाफ बात हो रही है। तो न्यायालय क्या करेगा? दोनों पर ही संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगा, बट प्रोसीडिंग अडॉप्ट करेगा पुलिस रिपोर्ट पर संबंधित मामले की। यानी खर्च चला गया स्टेट पर, केस का नाम हो गया स्टेट वर्सेस एक्यूट। आंसर आप प्री में यही क्लास 2 पूछा जाता है कि अगर किसी परिवार पर संबंधित केस में मजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन मिलती है कि उसमें पुलिस ने एफआईआर भी लॉन्च किया हुआ है और उसमें वो इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है, तो क्या करेगा? तो क्लास 1 के तहत प्रोसीडिंग रोक देगा, पुलिस रिपोर्ट मंगाएगा, और क्लास 2 में प्रोसीडिंग फिर आगे क्या करेगा? पुलिस रिपोर्ट पर संबंधित मामले की। अब आगे वो इंक्वायरी या ट्रायल कैसे करेगा? In accordance with the provisions with the rules of proceeding of trial of a case instituted on police report. पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले की प्रक्रिया का अनुसरण करके वो जांच या विचारणा करेगा। ये क्लास 2 हुआ। If the police report doesn't relate to any accused in the complaint case or if the magistrate doesn't take cognizance of any offence on the police report, he shall proceed with the inquiry or trial which was stayed by him in accordance with the provisions of this court. अगर वो उस पुलिस रिपोर्ट में आने पर संज्ञान नहीं लेता है तो अब वो जैसे चाहे वैसे प्रक्रिया करे। जैसे चाहे वैसे मतलब कंप्लेंट पर चाहे तो प्रक्रिया चलाता रहे तो कंप्लेंट वाली प्रक्रिया चलेगी, या चाहे तो डिस्चार्ज कर दे केस को, क्योंकि वहां पे दूसरे जो न्यूट्रल रिसोर्सेस हैं वहां से उसको कुछ नहीं मिला। तो इस तरह से सेक्शन 210 बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई हैव डॉट। Now, I am coming on section 204. We will go through here. अब हम इधर से चलेंगे। I have stated before that section 273 provides that evidences shall be taken in presence of accused generally. सामान्यतः अभियुक्तों की उपस्थिति में ही साक्ष्य की कार्रवाई की जाएगी। तो संज्ञान लेने के बाद क्या होगा? जांच या विचारणा, और जांच या विचारणा इंक्वायरी ट्रायल में क्या होगा? एडमिशन ऑफ एविडेंस, गिविंग ऑफ एविडेंस, साक्ष्य का लेन देन होगा। ये कैसे होगा? तो सेक्शन 273 अप्लाई हो जाएगी अभियुक्त की उपस्थिति में। इसमें कुछ एक्सेप्शंस नहीं है, क्लियर लिख दिएगा। 204 यही बात कहती है, 204 मेक्स योर प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड पर्सन थ्रू इशूइंग ऑफ प्रोसेस टू कंपेल द एक्यूज्ड पर्सन टू बी अपीयर बिफोर कोर्ट। धारा 204 अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आदेशिका जारी करने का आधार बताती है।
पढ़ते हो, ग्राउंड में यू हैव ऑलरेडी बीन टॉट अंडर चैप्टर 6 ऑफ CRPC that there are 4 kinds of process might be issued to compel an accused person to join court. आपको अध्याय 6 के दौरान ही पढ़ाया जा चुका है कि अभियुक्त व्यक्ति को न्यायालय में लाने के लिए 4 प्रकार के आदेश जारी किए जाते हैं: समन, अरेस्ट वारंट, प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट। समन गिरफ्तारी का वारंट, उद्घोषणा और कुर्की। इनमें से समन और गिरफ्तारी के वारंट के ग्राउंड्स दिए गए हैं 204 में, जबकि इनकी प्रोसीडिंग दी गई है चैप्टर 6 में। और प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट के ग्राउंड्स और प्रोसीडिंग दोनों ही दी गई है चैप्टर 6 में। खैर, फिर भी हम उसको पढ़ा चुके हैं, वहां यहां 204 को सिंपली देख रहे हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? बहुत ही सिंपल। इफ इन द ओपिनियन ऑफ मजिस्ट्रेट देयर आर 5 सब क्लॉजेस, 5 क्लॉजेस इन सेक्शन 204, 5 खंड हैं। पहला क्लॉज कहता है इफ इन द ओपिनियन ऑफ मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग and the case appears to be a summon case, he shall issue the summons for the attendance of the accused. यदि किसी अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट की राय में कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार संज्ञान ले लिया और उसको लगता है कि आगे प्रोसीडिंग की, आगे क्या किया जाए, इंक्वायरी अपराध, तो क्या करेगा? he shall issue his summons for the attendance of the accused. तो वह अभियुक्त को बुलाने के लिए समन जारी करेगा। इट इज मैंडेटरी टू दैट मजिस्ट्रेट, वह उसे बुलाने के लिए समन जारी करेगा। अब यहां 204 में क्लास 1 जो 204 का है, इसमें ए समन और बी वारंट। समन इन समन केस, वारंट इन वारंट केस, बी में लिखा हुआ। यहां इसका एक्सेप्शन क्या है? इट मीन्स व्हेन विदाउट इशूइंग समन directly arrest warrant may be issued in summon case। तो इसके बारे में इसका क्लास 5 है, इसका एक्सेप्शन है। क्लास 5 और ये सेक्शन 87 से जाके ले जाकर जोड़ता है। 87 यू हैव ऑलरेडी बीन टॉट, आपको पहले ही पढ़ाया जा चुका है। 87 से जोड़ता है जो कहती है कि किसी समन केस में विदाउट इशूइंग समन डायरेक्टली अरेस्ट वारंट में बी इशूड विद रिकॉर्डिंग द रीजंस ऑफ डूइंग सो। ऐसे करने का कारण लिखते हुए समन मामलों में समन की बजाय सीधे गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है। इसका मतलब द जनरल रूल इज समन shall be issued in summon case, and if summon doesn't fulfill its purpose, only then arrest warrant shall be issued. But exceptionally, arrest warrant might be issued without issuing of summon, even in summon case. But then the magistrate has to record the reasons of doing so under Section 87. खंड 5 में बात लिखी गई 204(1) के जो बात है उसका अपवाद 204 का 5वां। दूसरी तरफ बी में क्या लिखा है? A warrant case he may issue a warrant. So you have to focus on the two terms shall and may in clause A and clause B of subsection 1 of section 204। बेयर एक्ट को क्लियर करिए। बेयर एक्ट में देखिए क्लियर करके, here the term is shall, but here may. It means issuing of summon in summon case is mandatory for the accused,
but issuing of arrest warrant in case of warrant case is not mandatory for the magistrate. मजिस्ट्रेट के लिए वारंट मामलों में वारंट जारी करना मैंडेटरी नहीं है. इट इज सब्जेक्ट टू डिस्कशन. He may issue a warrant or if he thinks fit a summon for causing the accused to be brought or to appear at a certain time before the magistrate. यानी समन मामलों में जो समन जारी करना होगा उसका अपवाद केवल धारा 87 से 37 में है. वहां केवल कारण दिखना होगा. समन मामले में अगर वो गिरफ्तारी वारंट जारी करेगा तो इससे क्या हो जाएगा? समन में पर्सन अपने फ्रीडम से आता है, बट अरेस्ट वारंट में उसको अरेस्ट करके लाया जाता है. इट मींस इन कंप्लायंस ऑफ अरेस्ट वारंट अ पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज पर्सनल लिबर्टी. तो जहां समन केस है वहां समन जारी करिए, और अगर अरेस्ट वारंट जारी करेंगे 87 के तहत तो वहां रिकॉर्ड करना हो क्या रीजन. बट वारंट केस में इट्स अप टू द कोर्ट टू इशू समन अरेस्ट वारंट और टू समन. ये हो गया 204. अब इसमें दूसरी बात है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 2 प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस रखती है. प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस वकालत अगर आप करते होंगे तो आपके लिए बहुत जरूरी है. 2 ये कंडीशन एक रखती है कि इवन आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ अ केस नो समन और वारंट शैल बी इशूड अगेंस्ट द एक्यूज्ड अंडर सबसेक्शन 1 until a list of the prosecution witness has been filed. क्लास 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल पर्पस. भले ही किसी अपराध का मजिस्ट्रेट ने संज्ञान ले लिया, लेकिन धारा 204 खंड 1 के तहत अभियुक्त को बुलाने के लिए न तो समन जारी करेगा न ही गिरफ्तारी वारंट. क्यों? कब तक? जब तक कि अभियोजन पक्ष ने अपने गवाहों की सूची कोर्ट को न दे दी. Until a list of witness of prosecution has been filed to the magistrate. जब तक वो मजिस्ट्रेट को न दे दिया जाए. अभी मैं प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं. अभियुक्त अक्सर जो विटनेसेस को धमकाते हैं, डराते हैं, वो यहीं से जान लेते हैं. ये जो लिस्ट दी जा रही है यहां 204 क्लास 2 में, वो 207 208 में एक्यूज्ड को सर्व की जाएगी. जब उसे बुलाया जाएगा तब तो वो जान लेगा कि उसके खिलाफ गवाही देने कौन आ रहा है. वो उसके यहां पहुंच जाएगा, उसको धमकी देगा. तो क्वेश्चन ये कि लिस्ट दी क्यों जाती है? इसलिए दी जाती है क्योंकि अगर वो एक्यूज इनोसेंट है और जो विटनेस बन के आ रहे हैं उसके अगेंस्ट पार्टी है, एक कोई उसका उनसे कोई झगड़ा है, तो तब वो उनपे उनके क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन कैसे उठाएगा अगर उनके इस बारे में जानेगा नहीं. यानी कोर्ट अपना केस कैसे प्रिपेयर करेगा एक्यूज्ड पर्सन. इस नाते लिस्ट दी जानी जरूरी है. बट बाय डिफॉल्ट इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द एक्यूज्ड पर्सन इफ ही इज एक्चुअल अ कल्प्रिट टू गेट अ चांस टू डू अ क्राइम. इसके जरिए उसको एक अवसर मिल जाता है कि वो अपराध करे. और क्यों करता है? क्योंकि अपने को बचाना चाहता है. तो दो इट इज प्रोहिबिटेड इन लॉ, यद्यपि मना है कि वो चल के किसी को धमकाए डराए, लेकिन वो जान जाता है और यही से जाकर के धमकी देता है. अक्सर यही होता है. सो सेक्शन 2042 इज वेरी वेरी ऑफ प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस. इसका व्यवहारिक महत्व हो जाता है. 203 क्या है? जब कभी समन या वारंट जाएगा, whenever summon or warrant is issued and the case is instituted on a written complaint. केस कैसे है? रिटन कंप्लेंट पे, लिखित परिवाद पर है. उसमें समन या वारंट अगर जाएगा तो उसमें उस कंप्लेंट की एक कॉपी भी लगा के दी जाएगी. ये सेक्शन 204 का क्लास 3 का. दैट इज नॉट very important, but it is important. It is not as important as class 1 or class 2, but it is also an important class. Class 4 is very very important. It provides a ground of rejection of dismissal of complaint. धारा 204 का खंड 4 परिवाद के खारिज किए जाने का एक आधार बताता है. So it should be read with section 203.
धारा 203 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, which provides grounds for dismissal of complaint by magistrate under chapter 15। इसके ठीक पहले जो चैप्टर है, इसमें धारा 204 पहली धारा, चैप्टर 16 पहली धारा 204, चैप्टर 15 की आखिरी धारा 203 में कंप्लेंट के डिस्मिसल का ग्राउंड लिखा हुआ है और दूसरा ग्राउंड लिखा है सेक्शन 204 क्लास 4 में। तो 204 क्लास 4 शुड बी रीड विद सेक्शन 203। इसमें क्या लिखा है? When by any law for the time being in force any process fees or other fees are payable, no process shall be issued until the fees are paid, and if such fees are not paid within reasonable time, the magistrate may dismiss the complaint। जब कभी किसी भी के अधीन कोई आदेश का समन या वारंट जारी करने के लिए कोई फीस वगैरह दी जानी है, तो वो तब तक नहीं जारी की जाएगी जब तक फीस वगैरह दे न दी जाए, और अगर वो एक रीजनेबल टाइम में, एक युक्त समय सीमा के भीतर नहीं दी जाती है, तो मजिस्ट्रेट चाहे तो इस आधार पर परिवार खारिज कर सकता है। सो सेक्शन 204 क्लास 4 शुड बी रीड विद सेक्शन 203, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन क्लास। एंड सबसेक्शन 5 आई हैव ऑलरेडी टॉट यू, मैंने पहले पढ़ा दिया। अब चलते हैं फ्रीडम फ्रॉम पर्सनल अटेंडेंस, व्यक्तिगत उपस्थिति से हाजिर से मुक्ति, ये कहां मिलती है? इसमें दो धाराएं हैं, 205, 206। इस चैप्टर में दो धाराएं हैं, अदर धाराएं भी हैं। 205 में ये डिस्क्रिप्शन दिया गया है मजिस्ट्रेट क्लास 1 में कि अगर वो चाहे तो रिगार्डिंग द रीजंस ऑफ डूइंग सो he may dispense the personal attendance of accused। वो चाहे तो अभियुक्त को कारण लिखते हुए, जो समन जारी कर रहा है उसमें कारण लिखते हुए चाहे तो उसको व्यक्तिगत रूप से आने से छूट दे सकता है। जैसे कोई ऑफिशियल पोजीशन में रहते हुए किसी ने अपराध किया है, छूट दे दिया, छोटा अपराध। जब फिर 206 लिखता है कि अगर वो पिटी केस है, पिटी केस, पिटी ऑफेंस, छोटे अपराध, छोटे अपराध पीटी ऑफेंस कहां लिखा है? क्लास 2 में डिफाइन है, और उसका समरी ट्रायल कर रहा है मजिस्ट्रेट। क्या कर रहा है? समरी ट्रायल। केस कैसा है? पिटी ऑफेंस, छोटा मामला है, तो उसमें स्पेशल समन जारी किया जाएगा। स्पेशल समन मीन्स एक्यूज्ड को आने की जरूरत नहीं है, वो चाहे तो प्ली ऑफ गिल्टी कर दे समन में ही, और जो जुर्माने की रकम है, जो अमाउंट ऑफ फाइन उसमें बताया गया कोर्ट के द्वारा समन में ही, उसको वहां से भेज दे थ्रू डॉक और थ्रू स्प्लिटर और बाय एनी अदर पर्सन। इसको कहते हैं स्पेशल समन। इसको आप 253 के साथ पढ़ेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 253 एंड 206। फिर से समझते हैं, इट इज सब्जेक्ट टू डिस्क्रिप्शन ऑफ द मजिस्ट्रेट। 205 में अगर मजिस्ट्रेट पर्सनल फ्रीडम, पर्सनल अटेंडेंस से फ्री करेगा एक्यूज्ड को, तो उसका कारण दिखेगा। यहां फ्री नहीं करेगा तो कारण दिखेगा 206। यानी जब पीटी ऑफेंसेस का समरी ट्रायल करेगा तो स्पेशल समन ही जारी करेगा। अगर स्पेशल समन नहीं जारी करेगा, स्पेशल समन मीन्स giving relaxation to the accused person to not be compelled to be personally appear। उसको फ्री कर देना, छूट दे देना, तुम चाहो तो आओ या ना आओ। लेकिन चूंकि ये समरी ट्रायल पीटी ऑफेंस का, छोटे अपराध का समरी संक्षिप्त विचार है, संक्षिप्त विचार का अंडर चैप्टर 21 सेक्शन 260 और 261, उसके तहत संक्षिप्त विचार है किसका? छोटे अपराध का। तो उसमें स्पेशल समन जारी किया ही जाएगा 206 में। अगर नहीं करेगा तो कारण लिखेगा, यानी यहां पर्सनल छूट देगा तो क्यों दे रहा है कारण लिखेगा, यहां नहीं दे रहा है तो कारण नहीं लिखेगा, सॉरी दे रहा है तो कारण नहीं लिखेगा। नहीं छूट देगा, स्पेशल समन नहीं जारी करेगा तब कारण लिखेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर किसी एडवोकेट को देखना चाहिए कि क्या उसके एक्यूज्ड को, क्या उसके क्लाइंट को
पर्सनल अपीयरेंस से छूट मिलने का कोई ग्राउंड है? तो यहां एक बात नोट करने लायक है, 205 में कोई ग्राउंड नहीं लिखा गया है। इफ मजिस्ट्रेट थिंक्स फिट, तो जहां ऐसे लिखा होता है वहां केस लॉज बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और केस लॉज कैसे? इलस्ट्रेटिव, कब कब छूट दी गई, अच्छा माना गया कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने ठीक माना, उसको देख लीजिए। अगर आप प्रैक्टिस में हो तो प्री में या मेंस में या इंटरव्यू में कभी इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या पूछा जाता है, यहाँ से प्री या मेंस में क्या बोला है, स्पेशल समन कहां लिखा है, तो आपको बताना होता है इन सेक्शन 206 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेटी ऑफेंसेस। तो पेटी ऑफेंस डिफाइंड इन सेक्शन 206 क्लास 2। ये पेटी ऑफेंसेस क्या है, हम इसकी चर्चा कर लें। सेक्शन 206 क्लास 2 फॉर द पर्पसेज ऑफ this section is section 206. Petty offence means any offence punishable only with fine not exceeding 1000 rupees. छोटे अपराध से तात्पर्य उन अपराधों से है जो केवल जुर्माने से दंडनीय है, लेकिन जहां जुर्माने की रकम अगर लिखी हुई हो तो 1000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी छोटे अपराध का तात्पर्य उन अपराधों से, petty offences means the offences which are punishable with fine only but not exceeding of amount of 1000 rupees। 1000 रुपए के जुर्माने से अनधिक दंड से जो दंडनीय है वो पेटी ऑफेंस है, वो छोटे अपराध है। लेकिन अब इसका भी अपवाद है, एक्सेप्ट बट डजंट इंक्लूड एनी ऑफेंस सो पनिशेबल अंडर मोटर व्हीकल एक्ट 1939 or under any other law which provides for convicting the accused person in his absence on a plea of guilty। इसके दो अपवाद हैं, 1000 रुपए तक के जुर्माने से जब दंडनीय अपराध है उनको छोटा अपराध माना गया, लेकिन इनमें दो नहीं है। एक तो जो मोटर यान अधिनियम 1939 के तहत अपराध होते हैं वो नहीं, और दूसरा ऐसा कोई अपराध जिसके लिए किसी विधि में अगर वो नहीं भी आए और प्ली ऑन गिल्टी कर दे, अविवाद कर दे, तो उस पर दोष सिद्धि उसकी हो जाए, वो दूर इसमें नहीं आता। छोटे अपराध से क्या तात्पर्य, पेटी ऑफेंस मींस एन ऑफेंस पनिशेबल विद फाइन नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीस। बट इसमें दो एक्सेप्शंस हैं, ऑफेंसेस अंडर मोटर व्हीकल एक्ट 1939 और ऑफेंसेस इन व्हिच an accused might be held guilty, might be convicted even without being appeared before court just on his plea of guilty। उसके अपने अभिभाग कर देने पर चाहे वो भले भी ना आए उसे दोषी ठहराया जा सकता हो। ऐसे मामलों को छोटा मामला, छोटे अपराध नहीं कहा गया है, ये क्लॉज 2। ठीक है, तो इस तरीके से ये छोटे अपराध, छोटे मामले और स्पेशल समन, विशेष समन की बात सेक्शन 206 में की गई है। विशेष समन, स्पेशल समन कैसे होगा, कब होगा, केवल तब होगा जब समरी ट्रायल हो किसका, छोटे अपराध का, क्लॉज 1 में। और कैसे होगा ये भी क्लॉज 1 में लिखा होगा। कैसे होगा, उस समन में लिखा जाएगा कि तुमको आने की जरूरत नहीं है, तुम यदि चाहो तो इस अपराध के लिए अपना जुर्म स्वीकार कर लो और तब इस समन में जो दंड लिखा हुआ है, जुर्माने की मात्रा, इतना जुर्माना भिजवा दो। ऐसे ही बात सेक्शन 253 में लिखी गई। क्या लिखा हुआ, इफ इन द ओपिनियन ऑफ मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ पेटी ऑफेंस द केस मे बी समरली डिस्पोज्ड ऑफ अंडर सेक्शन 260 और सेक्शन 261 द मजिस्ट्रेट साइड यहां यानी यहां जो है वो छूट देने वाला समन जारी करेगा, यहां में साइड except where he is for reasons to be recorded in writing or of contrary opinion। अगर नहीं भेजेगा तो उसका कारण लिखेगा, यहां छूट देगा तो कारण लिखेगा, यहां नहीं देगा तो कारण लिखेगा। is to summons to the accused requiring him either to appear in person or by pleader before the magistrate on a specified date, or if he desires to plead guilty to the charge without appearing before the magistrate, to transmit before the specified date by post or by messenger to the magistrate the said plea in writing and the amount of fine specified in the summons, or if he desires to appear by pleader and to plead guilty to the charge through such pleader to authorize in writing the pleader to plead guilty to the charge on his behalf and to pay the fine through such pleader। यदि किसी छोटे अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट की राय में छोटे अपराध का संज्ञान, छोटा अपराध को क्लास 2 में जो बताया गया,
1000 रुपए से अधिक के जुर्माने से दंडनीय न हो। इतने छोटे अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट, कौन से मजिस्ट्रेट? छोटे संक्षिप्त विचार कौन करता है? सीजेएम, महानगर मजिस्ट्रेट एमएम, उच्च न्यायालय द्वारा ऑथराइज किए जाने पर प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट धारा 260 में, 261 में द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट उच्च न्यायालय द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा। तो धारा 260 या 261 में जो संक्षिप्त विचार करने के लिए प्राधिकृत मजिस्ट्रेट है, यदि उसकी राय में मामला संक्षिप्त विचार किए जाने योग्य है तो वह उसके अभियुक्त को विशेष समन जारी कर सकता है, जिसमें उसे कह सकता है कि वह चाहे तो स्वयं आए या अपने प्लीडर के जरिए आए, और चाहे तो दोष सिद्धि का विभाग करते हुए, अपने दोष का विभाग करते हुए जुर्माने की जो रकम उसमें बताई गई उसे उपयोग दे। लेकिन यहां जुर्माने की रकम 1000 से ज्यादा नहीं होगी। इट इज अनदर पॉइंट ऑफ प्री एग्जामिनेशन। तो यहां समन स्पेशल केस किस सेक्शन में? 206 में। पीटी ऑफेंस किसे कहते हैं? ये क्लास 2 में बताया गया। अमाउंट इसमें कितना होगा? नॉट मोर देन 1000 रुपीज, प्रोवाइडेड दैट द अमाउंट ऑफ द फाइन स्पेसिफाइड इन सच समन शैल नॉट एक्सीड 1000 रुपीज। ये प्रोविजन में लिखा हुआ है सेक्शन 206 क्लास 1। तो आपको ये 3 धाराएं बता दी गई। 210 पहले ही पढ़ा चुका हूं मैं, अब इन 2 पे 3 पे चर्चा करते हैं। सप्लाई ऑफ कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिटर्न टू द एक्यूज्ड पर्सन। सेक्शन 207 कब लागू होती है? When the case is instituted on police report. When the case is on police report. जब मामला पुलिस रिपोर्ट पर हो, 207 लागू होती है। इसमें क्या होता है? In any case where the proceeding has been instituted on a police report, the magistrate shall, it is duty of magistrate, it is mandatory for magistrate. The magistrate shall, और क्या लिखा है? Without delay, बिना विलंब किए। It is the right of accused person. It is a right of an accused person, without delay, furnish to the accused free of cost, बिना पैसे के, a copy of each of the following, निम्नलिखित दस्तावेजों की एक कॉपी दे। जरा देखिए क्या है इसमें। धारा 207 में मजिस्ट्रेट पर एक कर्तव्य है कि वह पुलिस रिपोर्ट पर जब किसी अपराध का संज्ञान करे, when he takes cognizance of a case on police report, तो वह बिना विलंब किए, विदाउट मेकिंग डिले, कुछ दस्तावेजों की कॉपी निःशुल्क रूप से, प्रतिलिपि, फ्री ऑफ कॉस्ट एक्यूज्ड पर्सन को दे। कैसे दे? क्या क्या दे इसमें? द पुलिस रिपोर्ट, पूरी पुलिस रिपोर्ट की दे कॉपी, जो सेक्शन 173 क्लास 2 में है। द कॉपी ऑफ FIR, पुलिस रिपोर्ट पे है ना, तो FIR से पुलिस रिपोर्ट आएगी। जिसका कॉग्निजेंस पुलिस रिपोर्ट पे होगा, उस केस का FIR पे होना, उसमें FIR होना जरूरी है। तो FIR की एक कॉपी, FIR की कॉपी, पुलिस रिपोर्ट की कॉपी। और सेक्शन 161 में जिन गवाहों से पूछताछ होती है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, उसकी एक कॉपी। अगर सेक्शन 164 में कोई बयान दर्ज किया गया मजिस्ट्रेट के सामने, इफ एनी स्टेटमेंट और कॉन्फेशन हैज बीन रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164 ऑफ CRPC, देन कॉपी ऑफ द स्टेटमेंट्स। और अन्य कोई दस्तावेज अगर हैं तो उनकी भी कॉपी मजिस्ट्रेट को देना है। किसको? अभियुक्त को। और कौन सी कॉपी? FIR की कॉपी। साक्षियों ने अगर कोई बयान दिए हो पुलिस के सामने 161 में, तो उसकी कॉपी। अभियुक्त या किसी अन्य व्यक्ति का अन्वेषण के दौरान धारा 164 में बयान दर्ज किया गया हो तो उसकी कॉपी, पुलिस रिपोर्ट की कॉपी, अन्य कोई दस्तावेज जो मुझे ठीक समझे उसकी कॉपी। ये सारी कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। बट इसके एक्सेप्शन है। पहला क्या है? अगर कोई डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा बड़ा है तो मजिस्ट्रेट उसकी कॉपी देने की बजाय इंस्पेक्शन करने के लिए कह सकता है, एक्यूज्ड को अपॉर्चुनिटी दे सकता है टू इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट। अगर कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड फर्दर दैट, द सेकंड प्रोविजन provided further that if the magistrate is satisfied that any document referred to in clause 5 is voluminous, बहुत बड़ा, voluminous है, कई सारे वॉल्यूम में है, he shall instead of furnishing the accused with a copy thereof direct that he will only be allowed to inspect it either personally or through pleader in court। जो न्यायालय में या तो खुद उसे देख ले या उसकी
या अपने अधिवक्ता को उसको दिखवा दे। एक तो ये हो गया, ये कभी एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। और पहला प्रोविजो है, प्रोवाइडेड दैट द मजिस्ट्रेट मे आफ्टर परसुइंग एनी सच पार्ट ऑफ स्टेटमेंट एज इज रिफर्ड टू इन क्लास थर्ड। क्लास थर्ड मीन्स 161 का जो गवाहों का बयान है, एंड कंसिडरिंग द रीजंस गिवन बाय द पुलिस ऑफिसर फॉर द रिक्वेस्ट डायरेक्ट that a copy of that part of the statement or of such portion thereof as the magistrate thinks proper shall be furnished to the accused। एक्चुअली है क्या कि जब गवाहों की बयानात जो पुलिस ने दर्ज किए होते हैं, पुलिस रिपोर्ट के फॉर्म में सेक्शन 173 क्लास 2 में मजिस्ट्रेट को दिए जाते हैं, तो उसी समय पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने वाला, पुलिस रिपोर्ट सबमिट करने वाला पुलिस ऑफिसर यदि ठीक समझे तो मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट कर सकता है, डू नॉट प्रोवाइड कॉपी ऑफ एनी ऑफ स्टेटमेंट टू द एक्यूज्ड पर्सन अंडर सेक्शन 207। जब पुलिस रिपोर्ट वो देगा तभी भी वो मजिस्ट्रेट से ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि इस गवाह की स्टेटमेंट को वहां मत दीजिए। क्यों? उसके जान को खतरा हो जाएगा, इससे शायद केस खराब हो जाए, वो मुखबिर है, तो तमाम ग्राउंड्स हो सकते हैं। लेकिन वहां भी मजिस्ट्रेट को ये पावर है कि अगर वो ठीक समझे तो उसको दे सकता है। भले वहां उसने मना किया हो, किसने मना किया? पुलिस ने, लेकिन मजिस्ट्रेट चाहे तो उस कॉपी को भी दे सकता है, उसके पार्ट को दे सकता है। किसको? एक्यूज्ड को। अब चलते हैं 208। 208 कब लागू होंगी? सप्लाई ऑफ कॉपीज ऑफ स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स टू एक्यूज्ड इन अदर केसेस, इन अदर केसेस मींस केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन अदर देन पुलिस रिपोर्ट, other than police report, tribal by court of session, tribal by court of session and instituted other than police report। जब मामला पुलिस रिपोर्ट पर नहीं है और उसका विचारण सत्र न्यायालय द्वारा किया जाना है, तब 208 लागू होती है। इसमें क्या क्या होता है? बहुत आसान है। यहाँ भी where in a case instituted otherwise than the police report it appears to the magistrate issuing process under section 204 में जो प्रोसेस होता है that the offence is triable exclusively by the court of session, the magistrate shall without delay furnish to the accused free of cost a copy of each of the following। तो निम्नलिखित दस्तावेजों की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दे देगा। किसको? एक्यूज को, बिना विलंब किए। इट मींस प्रोविजन ऑफ सेक्शन 207 एंड 208 बोथ आर ऑफ मैंडेटरी नेचर, दोनों ही आदेशात्मक है, बोथ प्रोवाइड ड्यूटी, बोथ इंपोज ड्यूटी ऑन द मजिस्ट्रेट टू फर्निश कॉपीज ऑफ सम डॉक्यूमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एक्यूज्ड पर्सन। कौन कौन से हैं? द स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 200 एंड 202 ऑफ ऑल पर्सन्स एग्जामिन्ड बाय द मजिस्ट्रेट। जो परिवार दर्ज कराने गया उसकी एग्जामिनेशन सेक्शन 200 में होती है, और जो दूसरे गवाह होते हैं उनकी भी 200 में होती है या 202 में होती है। उनके जो बयानात हैं, उनकी जो बातें हैं, वो जो दर्ज किए हैं दस्तावेज में, उसकी कॉपी। दूसरा, the statements and confessions if any recorded under section 161 or 164। अगर उसी मामले में इन्वेस्टिगेशन भी किया गया है कोर्ट के कहने पर, not after lodging of FIR but on order of magistrate under section 202, धारा 202 में आदेश दिया मजिस्ट्रेट ने इन्वेस्टिगेशन के लिए, और 161 का बयान दर्ज हुआ, या इसके पहले 164 का बयान नहीं दर्ज है, तो उनकी कॉपी दी जाएगी। एनी डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट ऑन व्हिच प्रोसिक्यूशन पर्पस टू मिलाए, या मजिस्ट्रेट के सामने अभियोजन पक्ष ने कोई और जो दस्तावेज दिया उसकी कॉपी दे दी जाएगी। बट यहां भी वही बात है, अगर वो वैल्यूलेस डॉक्यूमेंट है, विशालकाय दस्तावेज है, तो सिर्फ कॉपी देने की बजाय कोर्ट उसको कह सकता है कि तुम खुद या अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में इसका इंस्पेक्शन करो। यही बात है 208। अब 209 क्या है? 209 है कमिटमेंट ऑफ केस टू कोर्ट ऑफ सेशन व्हेन ऑफेंस इज ट्रायबल एक्सक्लूसिवली बाय इट। जब कोई मामला विशेषतया सत्र न्यायालय, केवल सत्र न्यायालय द्वारा ही विचारणीय है। कौन सा केस है? मर्डर है, डकैती है, रेप है, वार है, which are exclusively ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, जो सत्र न्यायालय द्वारा विशेषतया विचारणीय है, केवल वही विचार करेगा, आत्यंतिक विचारणीय है।
तो मामले का संज्ञान सेक्शन 193 में कोर्ट ऑफ सेशन तो कर नहीं सकता, रोका गया। कौन करेगा? 190 में मजिस्ट्रेट करेगा। वो क्या करे? मामला सबमिट करे। किसको? 209 में। किसको? कोर्ट ऑफ सेशन को। और जब सबमिट करेगा, कमिट करेगा, कमिटल करेगा, सुपुर्दगी करेगा, केवल तब सत्र न्यायालय संज्ञान लेगा और कार्य करेगा। तो उसी में यहां धारा लिखती है, When in a case instituted on a police report or otherwise, चाहे मामला पुलिस रिपोर्ट पर हो या अदरवाइज, the accused appears or is brought before the magistrate, और अभियुक्त न्यायालय के सामने ला दिया गया हो। यानी मामला चाहे किसी तरह का हो और किसी भी तरीके से अभियुक्त मजिस्ट्रेट के सामने आ गया हो। He said, and it appears to the magistrate that the offence is triable exclusively by the court of session, और मजिस्ट्रेट को यह लगे कि यह मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। The magistrate said, he said, it means the provisions of section 209 are of mandatory nature, ये आदेशात्मक प्रकृति के हैं। तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? ही साइड वह करेगा, क्या करेगा? कॉमिट आफ्टर, कॉमिट सुपुर्द कर देगा। किसको? सत्र न्यायालय को। कॉमिट आफ्टर कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 207 और सेक्शन 208 एज द केस में बी द केस टू द कोर्ट ऑफ सेशन। मामला सत्र न्यायालय को भेज देगा, सुपुर्द कर देगा, और एक्यूज्ड को क्या करेगा? And subject to the provisions of this code related to bail, remand the accused to custody until such commitment has been made. और अभियुक्त को या तो जमानत पर छोड़ देगा या उसको जब तक सत्र न्यायालय न बुलाए तब तक के लिए कस्टडी में भेज देगा। देखिए, मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। संज्ञान जनरली सत्र न्यायालय ले सकता, 193 में प्रोहिबिटेड है। संज्ञान कौन ले गया? मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट ने क्या किया? समन, अरेस्ट वारंट वगैरह इश्यू किया। एक्यूज पर्सन आ गया, एक्यूज को 207 या 208 के तहत डॉक्यूमेंट्स दे दिया। अब केस को उठा के सत्र न्यायालय को भेज देगा 209 में, और या तो एक्यूज को बेल पे अगर रिलीज कर दिया तो बेल बॉन्ड जो है वो यहां भेज देगा, अदरवाइज एक्यूज को कस्टडी में रिमांड पर भेज देगा और कह देगा कि जैसा कोर्ट ऑफ सेशन कहे वैसा उसको पेश किया जाएगा या नहीं किया। ये हो गया 209 का पहला क्लास। ए बी, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड रिलेटेड टू बेल, रिमांड द एक्यूज्ड टू कस्टडी ड्यूरिंग एंड अंटिल द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल। या वो क्या कहेगा कि जमानत के प्रावधानों के अधीन रहते हुए सीधे सीधे जमानत के प्रावधानों के अधीन रहते हुए या तो उसे वो कस्टडी में भेज देगा। कब तक के लिए? जब तक सत्र न्यायालय के सामने का विचार समाप्त न हो जाए। इन मीन टाइम एक्यूज्ड में प्रे में रिक्वेस्ट टू में गो टू कोर्ट ऑफ सेशन और टू हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 439+1 टू बी रिलीज ऑन बेल। इस दौरान अभियुक्त मजिस्ट्रेट ने बेल पे नहीं रिलीज किया, मजिस्ट्रेट ने उसको कस्टडी में भेज दिया। वो चाहे तो बेल के लिए डिमांड कर सकता है। किससे? सत्र न्यायालय से या उच्च न्यायालय से, धारा 439(1) के अधीन। और क्या करेगा? सेंड टू दैट कोर्ट द रिकॉर्ड ऑफ द केस एंड द डॉक्यूमेंट्स एंड आर्टिकल्स इफ एनी व्हिच आर टू बी पब्लिश्ड इन एविडेंस। और मजिस्ट्रेट क्या करेगा? सत्र न्यायालय को उस मामले के सभी दस्तावेज वगैरह भेज देगा। और क्या करेगा? नोटिफाई द पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफ द कमिटमेंट ऑफ द केस टू द कोर्ट ऑफ सेशन। और मामला वहां भेजा जा चुका है कोर्ट ऑफ सेशन के यहां, इसकी सूचना पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी दे देगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को दे देगा। क्यों पब्लिक प्रोसिक्यूटर को देगा? क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन में जब ट्रायल शुरू होगा तो उस ट्रायल के लिए प्रोसिक्यूशन का कंडक्ट को कौन कंडक्ट करेगा? ओनली पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही कंडक्ट करता है प्रोसिक्यूशन को। कहां? कोर्ट ऑफ सेशन के सामने। सेक्शन 225 यहां पे एक धारा लिख दें। ये क्यों सूचना देगा? किसको? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, ताकि सेक्शन 225 की बात पूरी हो।
और ये 209 कंप्लायंस का कंप्लायंस हो गया, ये 206 में जब ट्रायल करने जाएगा कोर्ट ऑफ सेशन तो पहले इसको एश्योर करेगा। उसी तरह से 207 का कंप्लायंस हो चुका है, अगर मजिस्ट्रेट खुद ट्रायल करने जाएगा तो 238 में इसको श्योर करेगा। देखिए 225 क्या है, ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन एवरी ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन, इन एवरी टाइम बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन द प्रोसिक्यूशन शैल बी कंडक्टेड बाय अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, चाहे whether it is instituted on police report or other than police report, whether it is स्टेट केस और प्राइवेट केस, चाहे वो मामला संज्ञान परिवार पर हो या पुलिस रिपोर्ट पर हो। पर सत्र न्यायालय के मामले में सदर मामले अभियोजन का संचालन कौन करता है, लोक अभियोजक। इसी नाते जब मजिस्ट्रेट मामला सत्र न्यायालय भेजेगा तो लोक अभियोजक को भी इंफॉर्मेशन दे देगा और 209 में, ताकि 225 में जाकर के अपनी ड्यूटी को संभाल पाए। इस तरह से चैप्टर 16 को पूरी तरह से आपने समझ लिया, पढ़ लिया। In next video, we will make a discussion on provisions of charge. हम लोग इसके आगे अगली वीडियो में आरोप पर चर्चा करेंगे, आरोप चार्ज, चैप्टर 17। थैंक यू।